Racism. Don't put up with it. Canberra is a great city, but racism can be a problem here. You don't have to put up with racism. If you experience racism or vilification, call the ACT Human Rights Commission. You can call us about racism at work, using health services, in public spaces, or when dealing with the government. The Commission is independent, free, and confidential. Call the ACT Human Rights Commission 6205-2222. Call us through the National Interpreter Service 131450. Email human.rights@act.gov.au. Filling a complaint form at www.hrc.act.gov.au. आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर और साथ ही साथ सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो मनपसंद ऐप पर जो आपके साथ होता है 24 घंटे 7 दिन और रात आपके साथ आपके हाथ में। मैं हूं किशोर नंगरानी और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ अगले 2 घंटे तक मैं ये कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा। आशा है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। हमेशा की तरह अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो फ़ोन कर सकते हैं 62874347 पर और या फिर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 0414527962 पर। मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, अगले 2 घंटे तक के सफ़र में हमसे जुड़ने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आप अभी पूरा नहीं सुन पा रहे हैं या थोड़ा देर से सुनते हैं तो ये कार्यक्रम फिर दोपहर को शाम को 3 से 5 बजे तक फिर से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो आपके पास बहुत अवसर हैं हमसे सुनने के लिए और आपके पास बहुत अवसर हैं हमसे जुड़ने के लिए। आज है रविवार 11 जनवरी, जी हाँ 11 जनवरी, और आशा है अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि पिछले 3-4 दिनों में जोरदार जो गर्मी पड़ी है आपने उसका आनंद तो नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि वो अपने आप में कोई आसान काम नहीं था। जिस तरह से टेम्परेचर्स 37, 38, 39 डिग्रीज जा रहे थे, आज थोड़ी सी राहत मिली है, टेम्परेचर्स डाउन हुए हैं और फ़िलहाल तो करीब 17 डिग्री के आसपास है और आज 27 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचने वाला है, तो थोड़ी बहुत राहत मिली है। और ये कैनबरा में ये तो हमेशा ये एक रूल होता है कि चाहे 37, 38, 39 डिग्रीज हो, आपके साथ हमेशा एक जंपर होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कब मौसम बदल जाए। और ख़ास करके कैनबरा में दिन चाहे कितना ही गर्म हो, शाम थोड़ी सी ठंडी हो ही जाती है और किस तरह से टेम्परेचर बदल जाता है। जैसे कि कल 37 और आज 27 की बात हो रही है और सुबह 17 डिग्री था, तो सुबह जब मैं निकला तो थोड़ी सी हल्की सी ठंडक लगने लगी। और मैं कैनबरा का जो मूलभूत रूल है वो अपना एक जंपर साथ में रखना भूल गया था, तो उसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से हम टी शर्ट पहनकर और शॉर्ट्स पहनकर घूम रहे थे और आज जो है जब ये मौसम अचानक बदला है तो आपकी आदत को भी बदलना चाहिए। कभी आपको कूलिंग चलानी पड़ती है तो कभी आपको हीटिंग चलानी पड़ती है। कैनबरा में कोई मौसम एक मौसम नहीं रहता। खैर, मौसम की बात की जाए तो हम आज राहत मिली है, तो राहत देने के लिए हमारा रेडियो मनपसंद भी आपके साथ में है अगले 2 घंटे तक। आशा है आप हमारे इस कार्यक्रम का पूरा आनंद उठाएंगे। और आज के कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा नव वर्ष का पहला कार्यक्रम है और आपसे पहली बार मैं संबोधित हो रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम में। तो नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है कि ये नव वर्ष आपके जीवन में खुशियाँ लाए, हर तरह की खुशियाँ लाए और आप हमसे जुड़े रहें, हमारा कार्यक्रम सुनते रहें। और
आपने ज़रूर न्यू ईयर पे कुछ रिजोल्यूशंस किए होंगे कि अपना फिटनेस का तरह तरह के रिजोल्यूशंस होते हैं। और आज 11 जनवरी है, तो ज़रा मैं एक चेक करना चाहता हूं कि वो रिजोल्यूशंस आपके कैसे चल रहे हैं। आज के कार्यक्रम में उस पर भी होगा तड़का, जी हाँ। और नए वर्ष में आए हैं तो हम पिछले वर्ष पर भी थोड़ी सी नज़र डाल रहे हैं, 2025 पर, क्योंकि रेडियो मनपसंद पर ये प्रोग्राम आपके साथ जुड़ने में सबसे बड़ा उसका प्रिविलेज ये है कि मुझे जहाँ तक अपना जो है सेटिस्फेक्शन होता है कि मुझे इस तरह की पर्सनालिटीज़ के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ होती हैं, जिन्होंने लोगों के जीवन में डिफरेंसेस लाए हैं, या इस तरह के टॉपिक्स पर बात करते हैं जिन पर हम जनरली बात नहीं करते। तो इस तरह के कई लोगों से हमारी बातचीत होती है। 2025 में इसका कोई अपवाद नहीं था। मुझे अवसर मिला प्रोफेसर अजय राणे, जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान का पुरस्कार मिला था पिछले वर्ष, जिन्होंने हजारों लाखों स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन लाया अपने कार्य से। और साथ ही साथ इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, जैसे मैंने आपके परिचय कराया था डॉक्टर रवि सूद से, जो कि 82 वर्ष की उम्र में पावर लिफ्टिंग चैंपियन बने और एस्ट्रोफिजिक्स तो थे ही। अनिल भारद्वाज, जिन्होंने 65 ईयर्स की उम्र में जाकर 2 डिग्रीज ली और अब वो लोगों को एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के जो है कोचिंग कर रहे हैं, उनके जीवन में भी परिवर्तन ला रहे हैं। फिर कुछ इस तरह के टॉपिक्स पर बात हुई, डाइवोर्स जैसे टॉपिक्स पर। मोनिका कालरा, जो रिलेशनशिप कोच हैं, उन्होंने रिलेशनशिप के नुस्खे बताए और किस तरह से लाइफ को नेविगेट किया जाए डाइवोर्स के बाद। बड़ा मुश्किल विषय है हमारी कम्युनिटी में, उस पर भी बातचीत हुई। और दूसरा एक ऐसा ही मुश्किल टॉपिक है जो कि रेसिज्म का है, उसके ऊपर भी बातचीत होती रही है। मधुमिता अयंगर जी के साथ बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि रेसिज्म के किस तरह की चुनौतियां हैं यहाँ पर। तो इस कार्यक्रम, और फिर अलग तरह की पर्सनैलिटीज, एम.बी. चाय, संगीता मूलचंदानी, जिन्होंने अपने कॉरपोरेट लाइफ के सक्सेसफुल करियर को छोड़कर अपने बिजनेस, अपने एंटरप्रेन्योर शुरू किए और काफ़ी सफल हुए, संघर्ष हुए, और उनके संघर्षों की और सफलता की कहानी सुनने को मिली। तो इस प्रोग्राम में मुझे इस तरह के लोगों से बातचीत करने में बड़ी आनंद तो आता ही है, संतोष भी होता है। आशा है आपको भी पसंद आते होंगे। तो आज के कार्यक्रम में कुछ इन बातचीतों के थोड़े से अंश जो हुए हैं, उनके मैं आपको आज के कार्यक्रम में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखाएंगे उसके और सुनाएंगे उसके साथ। और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दो गीतकार और संगीतकार, एक गीतकार एक संगीतकार। और जब गीतकार की बात होती है तो गोपाल दास नीरज जी का 101वां जन्म दिवस था पिछले 4 जनवरी को, पिछले सप्ताह को, और 10 जनवरी को था येशुदास का जन्म दिवस। तो इन दोनों फिल्म हस्तियों की, जिन्होंने फिल्मों में संगीत का और गीत का जो है एक नया रस लेकर आए थे, उनके कुछ गीतों को भी सुनाएंगे। 10 जनवरी को था हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस के अवसर पर नीरज जी की कविताएं भी सुनने का भी अवसर मिलेगा। तो बहुत कुछ है आज के कार्यक्रम में, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ 62874347 पर, या फिर हमें आप 0414527962 पर बातचीत कर सकते हैं। और कार्यक्रम सुनते रहिए। आइए सुनाते हैं हम आपको सबसे पहले फिल्म चितचोर का गीत। जी हाँ, चितचोर का गीत। और आवाज़ जो है आपको मालूम ही है, जैसा कि मैंने कहा कि आज अपने येसुदास, जिनकी मीठी आवाज़, जिनकी आवाज़ में जिन्होंने तरह तरह के गीत गाए हैं, चाहे वो भक्ति के गीत हों, चाहे प्रेम के गीत हों, तरह तरह के गीत गाए हैं, और उनकी मधुर आवाज़ में ये गीत सुनते हैं फिल्म चितचोर का, जब दीप जले आना। जी हाँ, दीप तो जल गए हैं, और दीप जले तो नहीं हैं, दीप बुझ गए हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं रेडियो मनपसंद पर। और सुनिए ये गीत येसुदास का। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना,
जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में भले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। ये मधुर गीत था, मधुर आवाज येसुदास की। फिल्म थी चित्चोर। जी हाँ, जब दीप जले आना, और ऐसे ही कुछ होता जब शाम ढले जाना। लेकिन कुछ चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं। वो है एक तरह का न्यू ईयर रिजोल्यूशंस। आपने काफ़ी सारे न्यू ईयर के रिजोल्यूशंस रखे होंगे, और नए साल की शुरुआत के साथ ही एक नया जोश खरोश आता है हम लोगों के बीच में। और इस जोश खरोश में हम कुछ बेवकूफ़ियाँ करते हैं, और इन बेवकूफ़ियों को कहा जाता है रिजोल्यूशंस। इन रिजोल्यूशंस को मिर्ज़ा गालिब के शब्दों में कहें तो रिजोल्यूशंस दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं जब आप रिजोल्यूशन करते हैं कि इस साल आप अपना तरह तरह के रिजोल्यूशंस करते हैं। अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाते हैं कि इस साल आप अपना वज़न कम करेंगे, डाइटिंग करके अपनी बॉडी बनाएंगे, जिम जाकर, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रोज़ 5 बजे उठकर योगा करेंगे, मीट छोड़ देंगे, वीगन बनेंगे, मैराथन दौड़ेंगे, समोसों से परहेज रखेंगे, मिठाई को देखकर लार नहीं टपकाएंगे, हफ्ते में कम से कम 2 दिन सोशल मीडिया का व्रत रखेंगे, यानी हफ्ते में 2 दिन सोशल मीडिया को देखेंगे भी नहीं। अगर बहू हैं तो अपनी सास से प्रेम से रहेंगी, और सास हैं तो अपने बहू से प्रेम से रहेंगी। अपने पति को सोफे पर लेटकर पत्नी कहती है रिजोल्यूशन लेते हैं कि अपने पति को सोफे पर लेट टीवी देखते हुए भी उसे नैग नहीं करेगी, झुंझलाएगी नहीं, उल्टा प्रेम से चाय बना कर देगी। और पति कहता है कि अपनी पत्नी की हर आज्ञा का शिरोधार्य करेंगे, बहस नहीं करेंगे इस साल। तो तरह तरह के रिजोल्यूशंस होते हैं। मुझे नहीं मालूम आपके क्या रिजोल्यूशन रहे हैं और किस
किस तरह से चल रहे हैं। ये सब रेजोल्यूशंस आपको मालूम है कि एक वो आइसक्रीम की तरह है जिसकी एक्सपायरी डेट तो होती है साल भर के बाद की, लेकिन 2 हफ्ते बाद आप उसे वापस अपना फ्रिज में रखना भूल जाते हैं और वो ख़राब हो जाती है, उसे चुपचाप उठाकर आप फेंक देते हैं। ये रेजोल्यूशंस उन फूलों की तरह होते हैं जिन्हें बाहर आने से पहले ही खिज़ां खा जाती है। फिर भी हम यह बेवकूफ़ी हर साल उतने ही जोश खरोश से करते हैं, और अगर आप वही स्टूपिडिटी रिपीट करते हैं तो उसे इंसैनिटी कहा जाता है, स्टूपिडिटी नहीं कहा जाता। वो बेवकूफ़ी की सीमा से भी पार चले जाती है। तो खैर, ये रेजोल्यूशंस 25 जनवरी तक आप इन रेजोल्यूशंस को पूरी तरह से पालन करने का प्रयास करते हैं। जिम 7 दिन जाते हैं तो ज़रूर हैं, एक्सरसाइज कितनी करते हैं ये एक अलग बात है। योगा तो 5 नहीं तो 6-7 बजकर उठकर एक आध आसन कर ही लेते हैं। मैराथन तो नहीं दौड़ पाते मगर 1-2 किलोमीटर हाँफ कर जॉग कर लेते हैं। बहू सास से प्योर शहद में तो घुले शब्द नहीं मगर आर्टिफिशियल शुगर में घुले शब्दों से 2-4 बातें कर ही लेती हैं। पति को सोफे पर लेट टीवी देखते पत्नी अपनी कुड़न पर नकली मुस्कुराहट का बैंडेड लगाकर चाय दे ही देती है, और पति भी पालतू बनने की कोशिश में थोड़ी बहुत दम हिलाने लगता है। हफ्ते में 2 दिन सोशल मीडिया से अलग रहते हैं, आपको सेपरेशन एंजाइटी होने लगती है, पैनिक अटैक आने लगते हैं, हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं, बगैर फ़ोन पर चेक किए हुए, बगैर फेसबुक चेक किए हुए, यूट्यूब वगैरह चेक किए हुए। समोसे मिठाई से दूर रहने की भरपूर कोशिश में आपकी इच्छा शक्ति की कसरत पूरी तरह से हो जाती है। वेइंग मशीन पर आप अपना वजन तोलते हैं तो इस सब का परिणाम आपको लगता है कि आपका वजन 200 ग्राम कम हो गया है, वो भी शायद इसलिए कि आपने वेइंग मशीन दूसरी इस्तेमाल करी। लेकिन फिर आ जाती है 26 जनवरी। 26 जनवरी, 25 जनवरी तक तो आपने रेजोल्यूशंस अच्छे से पाले। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था, और इस संविधान ने सारे भारतीयों को मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिए। आपको याद आता है कि इन फंडामेंटल राइट्स में आपको फ्रीडम का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, इक्वलिटी का अधिकार है, आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। और फिर आपको लगता है कि हमें इन मूलभूत अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और एक्सरसाइज करना चाहिए इन रेजोल्यूशंस के लिए। 7 दिन जिम जाना तो एक्सप्लॉयटेशन है, तो मैं क्यों आइए इस एक्सप्लॉयटेशन को सहूं। मिठाई और समोसे खाना हर भारतीय का मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट है, इसको क्यों कैसे छोड़ दिया जाए। सास को बहू को सास से कुछ भी कहने की फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पति को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत मिमियाने का तो थोड़ा बहुत अधिकार है ही। पत्नी सोफे पर लेटे पति को चाय देने का राइट ऑफ इक्वलिटी के खिलाफ समझती है। आलसी आदमी अपनी चाय भी नहीं बना सकता। सोशल मीडिया पर जाकर हमें अपने आप को मिस इन्फॉर्म करना और उनकी बेवकूफ़ी की रील्स देखते रहकर अपना टाइम बर्बाद करना हमारा कल्चरल और एजुकेशनल का मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। धन्य है 26 जनवरी और हमारा संविधान जो हमें अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन से मुक्ति दिलाता है। फिर अगले साल 30 दिसंबर तक हम ये रिजोल्यूशंस भूल जाते हैं। 1 जनवरी को फिर जिम की मेंबरशिप आप लेने जाते हैं तो पता चलता है कि पिछले साल की जिम मेंबरशिप तो आपने कैंसिल ही नहीं की थी और आप जिम कभी गए नहीं, लेकिन डायरेक्ट डेबिट से आपके क्रेडिट कार्ड की एक्सरसाइज हमेशा होती रही। आपने सोचा था योगा करके अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल बनाएंगे, आपकी बॉडी तो फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, लेकिन बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डेबिट से हर योगा क्लासेस की फीस जाती रही और बैंक अकाउंट काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया पूरे साल भर। ये जो डायरेक्ट डेबिट है नए युग का चोर है। पुराने ज़माने में चोर छिपकर आपके पीठ पीछे आपका घर चोरी करने आता था। ये नए ज़माने के चोर डायरेक्ट डेबिट जो है आपका दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आता है और आप साइन करते हैं आ जाओ आ जाओ,
और 7 दिन का फ्री ट्रायल का वादा देकर आपका बैंक अकाउंट आपके नज़रों के सामने ही साफ करता रहता है और आपके रिजोल्यूशंस तो एक और रह जाते हैं, लेकिन आपका बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट का बैलेंस कम होता है और क्रेडिट कार्ड का डेट बढ़ता जाता है। उसके बारे में अलग से बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आपका न्यू ईयर का कोई रिजोल्यूशन हुआ है और किस तरह से चल रहा है उसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ हमें फ़ोन करिए, बताइए कि आपके रिजोल्यूशंस कैसे चल रहे हैं। शायद आपके रिजोल्यूशन ज़ोरदार तरीके से चलते हैं, आप जो हैं पूरे डिसिप्लिन हैं, हर बार अपने जिम में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आपका वज़न भी घट गया। अगर ऐसी कोई कहानी है तो ज़रूर सुनाइए। नहीं कर पाए हैं तो उसकी भी कहानी सुनाइए कि कैसा चल रहा है आपके साथ। चलिए एक गीत सुनते हैं नीरज जी का, दिल आज शायर है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा बढ़िया गीत है। नीरज के तो गीतों की तो कहा जाए, उनके गीतों में तो एक अलग तरह की मधुरता होती है। सुनते हैं ये दिल आज शायर है, बहुत ही खूबसूरत गीत। ये किशोर कुमार की आवाज है मेरे ख्याल से। या दिल आज शायर है, दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए, चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। उसका न कोई जवाब है, प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। जर्रात है लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवान। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना उसके करीब। हम तो मुसाफिर हैं, कोई सफर हो हम तो गुजर जाएंगे ही। लेकिन लगाया है जो दाव हमने, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर। मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी। आज मौसम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बाहर तो निकल सकते हैं। पिछले 4-5 दिनों में जो हालत थे उसमें तो आपको बस घर के अंदर ही एयर कंडीशनर चलाकर कूलिंग चलाकर बैठे रहना पड़ता था। तो अगर आज बाहर निकलना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया
मौका है, क्योंकि आज मनाया जा रहा है एक काइट फेस्टिवल, यानी पतंगों का फेस्टिवल, फ्लाइंग फेस्टिवल। और ये हो रहा है, जी हाँ, यहाँ पर 11 जनवरी को सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये हो रहा है पैट्रिक वाइट लॉन्स पर। जी हाँ, पैट्रिक वाइट लॉन्स पर यहाँ पर काफ़ी कुछ एक्टिविटी हो रही हैं, और इसमें जंपिंग कासल है, फेस पेंटिंग है, फूड ट्रक्स हैं। और हम भारतीयों के लिए पतंगबाजी तो हमेशा से ही एक ऐसा शौक़ रहा है। हम बचपन से ही जब ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं थे, वीडियो गेम्स वगैरह नहीं थे, तो पतंगबाजी का बड़ा शौक़ रहता था। पतंगें उड़ती थीं, खूब मज़े लेते थे। तो आज अगर आप उसका मज़ा लेना चाहते हैं तो आज वहाँ पर हो रहा है पैट्रिक वाइट लॉन्स में, और शायद मौका मिले तो हम बातचीत करेंगे मनीष जी के साथ, क्योंकि वो वहाँ पर से डायरेक्ट आपके साथ जुड़ेंगे, और देखते हैं उनके साथ अगर बातचीत हो सकती है। और साथ ही साथ अगर इस हफ्ते आज नहीं जा सकते तो 18 फरवरी को भी दूसरा एक कैनबरा का काइट फेस्टिवल है। जी हाँ, और ये 18 जनवरी को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पैट्रिक वाइट लॉन्स में होगा। तो 11 और 18 जनवरी दो संडेज़ को आपको ये मौका मिल रहा है, जहाँ पर आप पतंग उड़ाकर अपने बचपन को याद कर सकते हैं। और आज का तो दिन भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ठंडा, हल्का सा ठंडा दिन है, तो ज़रूर इसका आनंद उठाइए। जैसा कि मैंने बताया कि कार्यक्रम के आरंभ में हम आज कुछ ऐसे आपको इंटरव्यूज़ के अंश सुना रहे हैं जो 2025 में मैंने जिनसे बात की थी। और सबसे जो मेरा एक विशेष इंटरव्यू था प्रोफेसर अजय राणे के साथ, जिन्हें पुरस्कार मिला था, प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मान मिला था पिछले वर्ष 2025 को। और वो अपने आप में एक बड़ी प्रेरणाशाली पर्सनालिटी हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का जो कैंपेन किया था उसमें, उसकी वजह से लाखों स्त्रियों की जो है एक तरह से उनके जीवन में परिवर्तन ला दिया था। उनका जन्म तो एक तरह से यूके में हुआ था, उनके पेरेंट्स यूके में थे और वो भी डॉक्टर थे, लेकिन वो पेरेंट्स भी उतने ही समर्पित थे। एक तरह से उन्होंने तय किया कि वो भारत आकर सेवा करेंगे, हालांकि उनको अवसर था कि वो इंग्लैंड में रहें, आराम की ज़िंदगी गुजारें, नहीं, वो वापस महाराष्ट्र के गांव में आए। और अजय जी को काफ़ी एडजस्ट करना पड़ा कि कहाँ एक पूरे डेवलप्ड कंट्री से फिर जाकर एक रिमोट विलेज में रहने का। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी भी पढ़ाई एक तरह से वहाँ पर इंग्लैंड में की और काफ़ी मेडिकल क्वालिफ़िकेशंस हासिल की। लेकिन उनके दिल में भी यही जज्बा था कि लोगों के लिए जीवन में परिवर्तन लाने का। फिर वो ऑस्ट्रेलिया आए, और आइए सुनते हैं उस बातचीत का एक अंश कि किस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में यहाँ जीवन की शुरुआत की और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में दूसरे लोगों के जीवन में इतना परिवर्तन लाया। और फिर तो आपने ऑस्ट्रेलिया को कैसे चुना यहाँ पर आने के लिए? ऑस्ट्रेलिया ने शायद मुझे चुना। अगेन इंग्लैंड में भी मैं कंसल्टेंट बना, पिताजी जैसे। एक साल बहुत सुकून में सब चल रहा था, रेंज रोवर गाड़ी थी, पगार अच्छी थी। फिर वो डिस्कम्फर्ट शुरू हो गई कि तुम तो बहुत कंफर्टेबल हो गए हो एक साल में, क्या बात है, चलो उठो। लेकिन यहाँ जो हमारे एक शख्स थे रग्बी यूनियन में, टिम हॉरन करके, वो बड़े फेमस ऑस्ट्रेलियन रग्बी प्लेयर थे जी। तो हम उनका गेम देखने गए थे लिवरपूल वॉरिंगटन में। तभी उन्होंने बताया कि आप मेरे पिताजी से भी मिल लीजिए, वो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। तो हम उसके फादर के साथ बैठे, माइक हॉरन करके उनका नाम था। अब माइक हॉरन बातचीत कर रहे हैं। अभी 1 घंटे के बाद मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने तो मेरी सारी जिंदगी की स्टोरी ले ली है, एंड वेरी कैजुअली। तो फिर मैंने कहा, सर ये आप इतना पूछते हैं? कहते हैं आपके जैसा बंदा मुझे ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, मैं क्वींसलैंड का हेल्थ मिनिस्टर हूँ। अच्छा। हाँ। तो मिस्टर माइकल हॉरन ये तभी रॉब बॉबिच गवर्नमेंट में क्वींसलैंड के हेल्थ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा, आप देखो, आप 5 साल आओ, मेडिकल स्कूल हमको सेटअप मदद करो, यहाँ यूरो गायनेकोलॉजी का
सेटअप करो, क्योंकि क्वींसलैंड में नॉर्थ में तो कुछ है ही नहीं। हाँ। आपको चैलेंज चाहिए, मैं देता हूँ चैलेंज। अच्छा। अब तो मैंने कहा चलो, तो बीवी से बात हुई। और दूसरा चैलेंज था इंडिजिनस। हाँ हमको इंडिजिनस क्या है पता ही नहीं था। हाँ हाँ। तो जब ये कहा कि इंडिजिनस हेल्थ बहुत ही खराब स्थिति में है, तो अगर हम लोकल डॉक्टर्स को ट्रेन करें तो वो लोकली रहेंगे, तो लोकल लोगों का फायदा होगा। जी ये सारा उन्होंने सेल्स पिच मुझे जो दिया, वो इट वाज टू गुड टू बी ट्रू। तो मैंने कहा चलो हम जाएंगे, अभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट ले लेंगे। जी। आ, और तब 5 साल का जो प्लान था, वो 27 साल अभी चल रहा है। क्योंकि यहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की कम्युनिटी आप बोलिए, हाँ हाँ। क्वींसलैंड की कम्युनिटी आप बोलिए, टाउन्सविल नॉर्थ क्वींसलैंड की कम्युनिटी बोलिए, इनका हमें इतना प्यार मिला है। उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया है। तो हम यही समझते हैं कि हमारी जिंदगी की यही दास्तां थी कि हम यहाँ रहेंगे। और दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने इतना सपोर्ट दिया कि मैं कहीं भी जाके काम कर सकता था। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। दे जी। वर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। आपको कॉन्गो जाना है चाहिए, आपको नेपाल जाना है चाहिए, आपको इंडिया जाना है, बांग्लादेश जाना है, पीएनजी जाना है, वनुवाटू जाना है, फिजी जाना है, तांजानिया जाना है। तो वो सपोर्ट काफी रहा है। तो अच्छा। इसके कारण कभी चिंता ये नहीं थी कि भैया कोई नौकरी से निकाल देगा या कोई प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। ऐसा सपोर्ट बहुत रेयरली मिलता है। हाँ, अच्छा। ये हाँ, तो बड़े किशोर। कमाल की बात है कि आपको इतना सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन मिला जिसने कि आपको इतनी मदद दी, और साथ ही साथ आपने जो बहुत काम किया। आपने आपकी जो है एक चैरिटी है फ्लोरिशिंग विमेन, जी। उसके माध्यम से आप महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। तो आपने अलग-अलग देशों में काम किया है, भारत में भी काम किया है, तो किस तरह के महिलाओं की स्वास्थ्य की समस्याएं देखी हैं और कितनी गंभीर हैं ये समस्याएं? ये तो बहुत डीप सवाल है। जी। तो 2002 में जब मेडिकल स्कूल अभी बन रही थी, सब काम हो रहा था, तो चेन्नई में एक इनविटेशन आया कि सर आप सारी इंडिया में पढ़ाते हो, आप यहाँ आइए। तो हम कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल, जहाँ इसको गोशा हॉस्पिटल कहते थे। गोशा यानी पर्दे वाली औरतें। हुँ। तो वो नाम ही सुन के मैंने सुना ये क्या चीज है, तो हम चले गए वहां। तो इट वाज हॉस्पिटल फॉर वुमेन, रन बाय मोस्टली वुमेन। हुँ, हुँ। और वहां जाके जब मैंने देखा कि इतनी गंभीर परिस्थिति थी, चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा, फिस्टुला करके बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य की एक कठिनाई है औरतों के लिए। वो तो जैसे बांग्लादेश में एक औरत ने मुझे बताया, कहती है सर आप इंग्लिश समझते हो तो मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ। मैंने कहा बताइए। कहती है द लकी वंस डाई, द अनलकी वंस आर लाइक मी हु गेट अ फिस्टुला। ओह! वो मरना चाहती है औरतें, वो जीना नहीं चाहती, उनकी इतनी तकलीफ है उनको। हाँ, हाँ। जब मैं चेन्नई गया तो उन्होंने कहा सर आप थोड़े पेशेंट देखेंगे। मैं कहा इसीलिए तो आया हूँ। तो उन्होंने 1 घंटे में 90 पेशेंट खड़े किए। मैं कहा ये पेशेंट आए कहाँ से? हाँ, हाँ। तो कहते हैं सर ये सारे हॉस्पिटल में पेड़ के नीचे रहते हैं, क्योंकि इनको कोई सपोर्ट नहीं है। इनको हम खाना खिलाते हैं लेकिन इनकी हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास स्पेशलाइजेशन नहीं है। अच्छा। तो तब हमने सोचा चलो, हम अभी ये आ गए हैं, दावत यहाँ आ गई है। हाँ, तो हाँ। 2003 से हमने वहाँ चैरिटी काम करना शुरू किया। साल में 3 बार जाते थे, सामान ले गए। 2006 में हमने उसका बिल्डिंग पूरा किया, एक फिस्टुला वार्ड, ऑपरेटिंग थिएटर। खुद का पैसा लगाया सारा। हाँ, हाँ। लेकिन हमारी बीवी ने उसके बाजू में एक ऑर्फनेज था। तो मुझे डर था कि ये एक दिन इस ऑर्फनेज में जाएगी, हाँ, हाँ। और वो बराबर वहां जा पहुंच गई। तो अभी एक ग्राउंड में एक हॉस्पिटल भी था और बगल में एक ऑर्फनेज भी था। अभी दोनों हमारे हो गए। अच्छा। और तो बस ये सेवा शुरू हो गई। हाँ, हाँ। उसमें यही पता लगा कि इस सेवा में गिविंग इज एक्चुअली
more pleasurable than taking. यही हमारा शुरू हुआ, यहाँ हमारा एजुकेशन शुरू हुआ कि हम जितना ज्यादा दे रहे थे उतना ज्यादा मिल रहा था। जी। हाँ हाँ। तो 2007 में अम्मा जयललिता ने वो फिस्टुला अवार्ड और थिएटर का नामकरण किया। पॉला राणे अभी भी है अच्छा। हॉस्पिटल। तो उसका जो स्टोन है वहां मैं हर साल जाता हूँ, उसको थोड़ा साफ करता हूँ पानी से, और मेरे बच्चों को ले जाता हूँ क्योंकि मेरी यही इच्छा है कि ये कभी ना कभी वहां जाए और उस पत्थर को थोड़ा सा पोछा लगाए हाँ हाँ कि हाँ। भैया इन्होंने कुछ तो अच्छा काम किया जी। जिंदगी में। नहीं। तो यहाँ से शुरुआत हुई। जब देखा ऑर्फनेज में यही स्थिति यही थी कि सिर्फ औरतें ही थी, लिटिल गर्ल्स फ्रॉम 0 years of age टू year 12, 54 गर्ल्स थी हमारी। तो फिर हमने यही सोचा कि इनको पढ़ाना है, और गवर्नमेंट ने भी हमको गारंटी दी कि अगर आप year 12 तक इनकी पढ़ाई कराओगे तो हम इनको जॉब्स देंगे। हाँ तो हाँ। फिर वही लड़कियां जो जिनको जॉब्स मिली वो मेंटोर हो गई, नए नए लड़कियां जो आ रही थी ऑर्फनेज में। हाँ तो हाँ। सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो गया। अच्छा। अभी तो हमको जाना भी नहीं पड़ता है, बस चल रहा है आराम से। वेरी अच्छा। गुड, बिकॉज दे आर लुकिंग आफ्टर ईच अदर। तो वहां से जो शुरुआत हुई, हमारा प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा कि 2012 में चेन्नई के डॉक्टरों ने हमको बताया कि प्रोफेसर आने आपकी अभी हमको जरूरत नहीं है। अच्छा। और दुख के बजाय मुझे इतना हर्ष हुआ हाँ हाँ। कि ये प्रोग्राम अभी बहुत ही सक्सेसफुल है, तो इसी मॉडल पे अभी सब जगह दुनिया में लगाना है। जी। हाँ। तो जो नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पापुआ न्यू गिनी, वनुआटू, फिजी, अफ्रीका में तांजानिया, केनिया, कॉन्गो, ये जहां जहां हम गए वो वही मॉडल हम उसका यूज कर रहे थे कि हाँ। ट्रेन करो सबको, उनको इक्विपमेंट दो, उनको सेट करो, और फिर सिर्फ सपोर्ट दो, डोंट इंटरफियर। हाँ हाँ। ले उनको आप सारा आपका टेक्निक दीजिए, आपका नॉलेज दीजिए, उनको जो शस्त्र चाहिए वो दीजिए, जो छत्र चाहिए वो दीजिए, और उसके बाद लेट देम डू इट देमसेल्व्स। जी। तो ये तो अभी ग्लोबल फिस्टुला चेयरमैन जो मैं था 2015 to 2019, वहां भी हमने ये ऐसा ही प्रोग्राम चलाया, 400 सर्जन ट्रेन किए दुनिया भर में। अभी ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा है कि 2030 में WHO कहती है वर्ल्ड में बिकम फिस्टुला फ्री। अच्छा। ये तो कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में ऐसा कोई बात करेगा, हाँ क्योंकि हाँ। साल में 140,000 150,000 नए पेशेंट आते हैं। अच्छा। तो देखिए उनकी देखभाल अच्छी हो रही है। ये तो सक्सेसफुल प्रोग्राम है। तो ये हैप्पी न्यूज है कि जी। फिस्टुला तो अभी एक काम हो गया, समझो ऐसे उसको टिक जी। मार्क लगा दिया। तो ये आपने सुने प्रोफेसर अजय राणे जी के साथ बातचीत का अंश, और उनके काम जो फिस्टुला एक तरह से हजारों और लाखों औरतों को परेशान करता था, उसको उन्होंने सिंगल हैंडेडली इस एक तरह से कहा जाए इस बीमारी को हटा दिया है। और यही नहीं, उनके जो है कंट्रीब्यूशन जो है काफ़ी और भी आगे रहे। साथ ही साथ उन्होंने जो भारत में भ्रूण हत्या होती है उसके खिलाफ भी मुहिम छेड़ी। साथ ही साथ कोंगा में जहाँ पर मिनरल्स की माइनिंग करने के लिए जो आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए किस तरह से महिलाओं का शोषण होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इन प्रोफेसर अजय राणा जी को जितना भी सल्यूट किया जाए वो कम है। और जब अवार्ड्स की बात आती है तो अवार्ड्स तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन ये अवार्ड ये अपने आप में एक ऐसा अवार्ड है उसके लिए फुल्ली वो डिज़र्व करते थे। उनको तो और भी अवार्ड्स मिलने चाहिए जिस तरह का उन्होंने काम काज किया है। और इसी पर हमें याद आता है एक येसुदास का गीत मधुबन खुशबू देता है। अजय राणे भी चारे उसमें एक तरह से खुशबू ही फैला रहे हैं, और मधुबन की तरह आशा है कि हमें ऐसे और भी लोग मिलें जिनके साथ जो इस दुनिया में फ़र्क ला सकें।
मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, के प्रीत दिलों में पलती रहे, दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। और इस बात को तो सिद्ध किया है प्रोफेसर अजय राणे ने। उन्होंने लाखों स्त्रियों के जीवन दिए हैं। बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की प्रेरक लोगों की, तो बात करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने बताया कि प्रसिद्ध कवि गीतकार गोपाल दास नीरज की बात कर रहे हैं। वो हिंदी के महान कवि और गीतकार थे और उनके गीतों और कविताओं में आम आदमी के जीवन संघर्ष और गहरे मानवीय भावनाओं को उन्होंने अपनी कविताओं और गीतों के माध्यम से व्यक्त किया। और उनकी कविताएं और जब ये थी तो काफ़ी लोकप्रिय भी हुई थी। हालांकि उनका जीवन काफ़ी संघर्ष का जीवन था,
लेकिन कवि सम्मेलनों में बाद में उनकी लोकप्रियता बढ़ी और हरिवंश राय बच्चन से उनको काफ़ी प्रेरणा मिली थी। बाद में आपको मालूम ही है, जैसे फिल्मों के लिए गीत लिखे थे, रंगीला रे और कई हिट गाने दिए थे। और उनके जो एक जो फिलॉसफी है और जो उनकी स्टाइल है, वो हमेशा जीवन की जो समग्रता, एक तरह की निरंतरता, प्रेम और विरह पर आधारित और सरल और प्रभावशाली रचनाएं लिखी हैं। नीरज तो उनका नाम था ही, और उनकी एक ऐसी ही खूबसूरत रचना सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में। जी हाँ, बहुत ही सुंदर आवाज़, बहुत ही सुंदर कविता है। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आज के युग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। बहुत ही सुंदर कविता उनकी। कविताएं तो उनकी सभी अच्छी हैं, उनके गीत भी बहुत अच्छे हैं। ये मुझे आज सुनने को मिली हाल ही में, तो वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ शेयर। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। जो भी कुछ लुटा रहे हो तुम यहाँ, वो ही बस तुम्हारे साथ जाएगा। जो भी कुछ लुटा रहे हो तुम यहाँ, वो ही बस तुम्हारे साथ जाएगा। जो छुपा के रखा है तिजोरी में, वो तो धन न कोई काम आएगा। सोने का ये रंग छूट जाना के, हर किसी का संग छूट जाना के। सोने का ये रंग छूट जाना के, हर किसी का संग छूट जाना के। आखिरी सफर के इंतजाम के लिए जेब भी कफन में एक लगानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। रागनी है एक प्यार की जिंदगी की जिसका नाम है, गा के कटे तो है सुबह है, रो के कटे तो शाम है। शब्द और ज्ञान व्यर्थ है, पूजा पाठ ध्यान व्यर्थ है। आंसुओं को गीतों में बदलने के लिए, आंसुओं को गीतों में बदलने के लिए लो किसी यार से लगानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जो दुखों में मुस्कुरा दिया, जो दुखों में मुस्कुरा दिया, वो तो एक गुलाब बन गया। जो दुखों में मुस्कुरा दिया, वो तो एक गुलाब बन गया। दूसरों के हक में जो मिटा, प्यार की किताब बन गया। दूसरों के हक में जो मिटा, प्यार की किताब बन गया। खाता और बही तोरे बहाना के, चेक और सही तोरे बहाना के। खाता और बही तोरे बहाना के, चेक और सही तोरे बहाना के। सच्ची साख मंडी में कमाने के लिए दिल की कोई हुंडी भी भुनानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए ज़िंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और प्यार की कहानी सुनाने के लिए स्याही नहीं, आँखों में पानी चाहिए। ऐसी पंक्तियाँ तो नीरज जैसे ही कवि, महान कवि ही लिख सकते थे। और जब उनकी महान कविताओं की बात आती है तो कविता और गीत जो है
जो सबसे उनका अमर गीत रहा है और कविता रही है, कैसे भूल सकते हैं आप। कारवां गुजर गया और हम गुबार ये देखते रहे। आइए ये भी गीत सुनते हैं, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। एक मिनट, कारवां गुजर गया क्या, गुबार देखते रहे। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई। चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। अश्क बन गए, स्वप्न हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। शबाब था के फूल फूल प्यार कर उठा, क्या कमाल था के देख आईना सहर उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा के जो मिला नजर उठा, के जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली के घुट गई गली गली। और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नीरज का यह लिखा गीत अमर गीत, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म थी नई उम्र की नई फसल का ये गीत जो है काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। और अब हम समय करीब करीब अभी 11 बजने में 5 मिनट हैं। तब तक हम जो हैं अब आपके सामने एक और बातचीत लाते हैं। एक और विषय जिस पर हम अक्सर बातचीत नहीं करते, वो विषय है एक तरह का रिलेशनशिप्स और डाइवोर्स का। और ये हमारी जहाँ तक हमारी कल्चर, हमारी भारतीय संस्कृति का सवाल है, एक तरह का एक टैबू सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे संबंध
कभी टूटने की स्थिति में आ जाते हैं, और अपने आप में ये कठिन होता है कि एक सेपरेशन और डाइवोर्स के बाद किस तरह से लाइफ नेविगेट किया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि हम इन विषयों पर बातचीत करते रहे थे, और इसी एक विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आई थी मोनिका कालरा, जो कि मेलबर्न स्थित डाइवोर्स, और एक तरह की डाइवोर्स तो नहीं कहेंगे, रिलेशनशिप की कोच हैं, और उन्होंने अपने अनुभव और साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरह से लाइफ जो है नेविगेट की जा सकती है जब डाइवोर्स और सेपरेशन जैसी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होती हैं। आइए उस बातचीत का एक अंश सुनते हैं। मोनिका जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। Thank you so much, Kishore ji. Thank you for having me. I'm honored to be here. Thank you. इससे पहले कि डाइवोर्स एंड रिलेशनशिप के बारे में बात करें, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगी? आपने मेरा नाम तो बताया ही है। मेरा नाम मोनिका कालरा है और मैं यहाँ मेलबर्न में रहती हूँ। और अपने डाइवोर्स के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि उस टाइम मेरे पास कोई खास ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। और जहाँ तक सपोर्ट का भी बात है तो परिवार हैं, मित्र हैं, सभी लोग इस टाइम पर आपको एक तरह से छोड़ जाते हैं, या इस तरह का सिचुएशन बन जाती है कि आप अपने आप को बिल्कुल ही अकेला मानते हैं। ऐसा ही मैंने भी कुछ अनुभव किया था। और जब हम एक दूसरे देश में होते हैं तो वहाँ पर वैसे भी और मुश्किलें ये होती हैं कि आपका परिवार साथ नहीं होता, या तो ऐसी स्थिति में मुझे जो सबसे बड़ा सहारा मिला था वो अपने थेरेपिस्ट से मिला था। लेकिन थेरेपिस्ट के पास जाने की भी एक अपनी ही यात्रा थी, क्योंकि टू सी अ थेरेपिस्ट और टू सी अ कोच इन itself is a stigma in our country, and I also went through that same stigma. And I still remember the first time I went to see a therapist, I parked my car 3 lanes down the street so that nobody could see me, even though nobody knew me here. And yet there was so much fear around going and seeing a coach. And as such, I realized it was important for me to step into this. And after I got divorced, I wanted to learn what good relationships looked like, because we are not taught about relationships in school or at home. We just model the relationships that we see around us in our society or our parents. And so I studied what good relationship skills were. And then I became a relationship coach. After that, I trained to become a divorce coach. This led me to write 2 books. Both the books became award-winning. One of them is called How Do You Know He's the One? और the other one is called How to Heal from a Toxic Relationship. और ये दोनों ही Amazon पे available हैं. This gave me the opportunity to become a speaker, a workshop facilitator, and now I support people, both men and women, who are going through relationship challenges, who are unsure whether to stay or to leave, or people who have divorced and are trying to rebuild, because all the journeys, all the phases of the relationship journey, they are really challenging. मोनिका जी, आपने अपने बारे में जो बताया वो काफी प्रशंसनीय है। किस तरह से आपने अपना जीवन फिर से शुरुआत की, नई तरीके से शुरुआत की, और न केवल अपना ही जीवन वरन दूसरों का जीवन भी सुधार रही हैं। आपने बहुत ही अच्छा एक मुद्दा उठाया कि हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं जहां हम तरह तरह की चीजें सीखते हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ी जरूरी चीज है जीवन जीने के लिए वो है रिलेशनशिप्स। वो सीखने को नहीं मिलती हैं, और खास करके हम जैसे माइग्रेंट्स के लिए जो कि विदेशों में रह रहे हैं और एक नए देश में जाकर एक नया जीवन आरंभ करते हैं। और दूसरी समस्या ये होती है कि हमारे सामने 2 अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, 2 अलग अलग सभ्यताएं होती हैं। वो रिलेशनशिप पे भी काफी प्रेशर्स डालती हैं। तो किस तरह से इस तरह के जब विवाह होता है और आप एक नए देश में आते हैं, जब 2 संस्कृतियों के बीच में एक तरह का क्लैश देखते हैं, किस तरह से रिलेशनशिप बनाई रखी जाए एक अच्छी? आपने बिल्कुल ठीक कहा that when we migrate to another country, there is a pull between how we are raised, where we are taught to stay silent, to save our marriages, to keep our families first. Whereas on the other hand, जब हम दूसरे देश में जाते हैं, there we realize that our emotional needs are equally important. And by emotional needs, I mean that we want to feel safe in a relationship. We want to be seen. We want to be heard.
valued, appreciated, and most of all, respected in the relationship. So, as such, there is this tug of war between how we are raised and what we are witnessing when we are overseas, when we are abroad. And this leads to an inner conflict. And this inner conflict then leads to self-doubt. And we begin asking questions, because I have my clients asking me these questions. Am I too demanding? Or what will my family say if I speak up? Or what will my family say if I leave the relationship? And as such, people continue to live in unhealthy relationships because of the consequences, because of the repercussions that they might have to experience. And they are afraid to choose themselves. However, I tell my clients that two realities can coexist. We can honor ourselves, and at the same time, we can honor our culture. So we can respect our roots, and at the same time, we can choose our own well-being. And honestly, when I look deeper into it, I feel that this is not a debate between East or West. This is about coming home to ourselves, to our decisions that are made more from clarity rather than from fear and how we are raised in a particular culture. और इस मामले में जब होता है कि आपने कहा कि कल्चरल एक्सपेक्टेशंस या फिर इमोशनल डिस्कनेक्शंस की जब सिचुएशन आती है, खास करके विदेशों में, तो किस तरह की जो है प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि हम अपनी रिलेशनशिप जो है अच्छे तरीके से बनाए रखें? That's such a great question. I would like to emphasize that great relationships are not built on luck. And in our culture, we feel that once we get married, somehow the relationship will work. But good relationships and great relationships are built on emotional safety, on our shared values, and at the same time, on our everyday choices. There are certain tips that I'd like to give here, as you asked. The first one that I would recommend is to spend 15 minutes together, irrespective of our daily routine. The couple must spend 15 minutes with each other where we are just simply checking in with each other. We're asking each other, how are you feeling today? It's not about fixing anything. It's only about listening without judgment. And at the same time, if during those 15 minutes, you can also add being grateful to each other for something that you have done for each other. Just one little thing. Because in our cultures, I've noticed, we are not really grateful to each other. We're always finding faults. You haven't done this, you haven't done this, he can't do this, she can't do this, she hasn't done, he hasn't done. We get into that blame game. Whereas during those 15 minutes, after asking how they are feeling, it's about listening, not becoming defensive at all. However, just listening to each other and being grateful for just even one little thing that they have done, the littlest of things that they have done, being grateful to it. The other thing is that when you are having conversations, or even otherwise when we are making decisions, it's about naming the white elephant sitting between the two of us, or between the couple. And that is to name the cultural expectations that are shaping our choices. Because when we name the cultural expectation, we give it space. We bring it into our awareness. And as such, then we can renegotiate on what works for our relationship. Another tip that I would like to give is to reconnect through some small shared moments and following them consistently. Make that as a ritual. And this ritual could be, I'm just giving some examples. Everyone can have their own, like going for a walk every day. Make sure that you're doing it consistently. Or you could have your dinner together without any screens. Another one could be that you say your prayers before your dinner, or any ritual that you want to follow, but follow it consistently, do it together, spend that time together. Another tip that I would like to give is to learn each other's emotional love language. Now, what do I mean by that? There are 5 types of love languages. Words of affirmation. Some people want to hear that they are loved.
Then there are acts of service. Some people want you to do some chores for each other. There are others who like gifts. The fourth one is some people prefer physical affection. And the last one is there are some people who want to spend quality time. So knowing what your own love language is, and then at the same time, learning what the love language of your partner is. Because then you can express love in your partner's language rather than what you feel love is. Another most important tip that I would like to give is get support early if in case there is a tension in your relationship. Because I generally notice that people come to us when everything is falling apart. And at that time, it becomes a little harder to reconcile and to renegotiate, though it is possible and it has happened. However, when you can seek support early, then that shows that this relationship really matters to you rather than putting it and shoving it under the carpet, because things can work out much earlier rather than having to live with resentment over a long period of time. So these are some of the tips that I'd recommend. आपने सुनी मोनिका जी के साथ ये बातचीत का एक अंश और उन्होंने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही ग्रेट टिप्स दी। बस 15 मिनट चाहिए होते हैं एक दूसरे के लिए समय निकाल कर, और छोटी छोटी बातें ज़रूरी होती हैं रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए। आइए सुनते हैं नीरज जी का एक और गीत जो है फिल्म तेरे मेरे सपने का। ये गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में, मैंने कसम ली। मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। गंधा प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। सांस तेरी मधुर मधुर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली।
रंग एक रूप तेरे मेरे सपने एक तन है एक मन है एक प्राण अपने एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। जी हाँ है मैंने कसम ली और ये खूबसूरत गीत था फिल्म तेरे मेरे सपने का किशोर कुमार की आवाज़ में लिखा था नीरज जी ने। जैसा कि मैंने कहा कि आज अपना एक काइट फेस्टिवल पतंगबाजी तो हमें हर एक को याद है वो हो रही है और हो रही है पैट्रिक वाइट लॉन्स में जी हाँ लेक बर्ली ग्रिफिन के पास। वहाँ पर हैं हमारे नारद मुनि यानी हमारे चीफ आरजे मनीष जी वहाँ पर हैं उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। मनीष जी नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार श्रोताओं और किशोर जी आप सभी का स्वागत है अभिनंदन है और हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। हैप्पी न्यू ईयर या और दुनिया भर में जहाँ भी लोग सुन रहे हैं उन सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और जैसा कि आपने कहा हमारे श्रोताओं को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है? कुछ नहीं मेरा रेजोल्यूशन यही होता है कि कुछ नहीं बनाने का हमारा काम है बस लगे रहना जो भी जैसा भी जहाँ भी मौका मिले बस लगे रहो। अच्छा तड़का लगाते रहो 19 साल से लगे हुए हैं तो वही तड़का लगाने का काम चल रहा है वही रेजोल्यूशन है। दैट्स अ गुड रेजोल्यूशन लाइफ लॉन्ग रेजोल्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल उसको कोई तकलीफ ही नहीं होती टूटने का सवाल नहीं है ना बनाने का सवाल उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हाँ बस रेजोल्यूशन ये है कि घूमने का बड़ा शौक है तो पिछले साल 2025 मेरा काफी कंट्रीज घूम के आया कम से कम 6-7 कंट्रीज घूम ली। ओह दैट्स गुड या चलिए आते तो बस बताइए क्या चल रहा है पतंगबाजी का इस बार खूब माहौल जमा हुआ है यहाँ पर कैनबरा में। अब कहते हैं ना कि उत्तरायण आ गया या कह लीजिए मकर संक्रांति है या लोहड़ी है या पोंगल है तो आप सबको इस सभी पर्वों की शुभकामनाएं आपको भी और श्रोताओं को भी हमारे जी जो सुन रहे हैं। उत्तरायण की बात करें देखिए आज कितनी बढ़िया धूप निकली आई है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत में उत्तरायण नहीं हो रहा है यहीं कैनबरा में उत्तरायण हो रहा है। पिछले हफ्ते की भीषण गर्मी के बाद का राहत मिली है। बिल्कुल आपने सही पकड़ा और लेकिन एक थोड़ी सी दुख भरी खबर भी है कि आसपास जो हमारे कैनबरा के आसपास जो बुशफायर लगी हुई है उसकी वजह से काफी लोगों के घर भी जल गए हैं। 130 घर सुनने में आया है और घर बेघर भी हो गए हैं कुछ लोग मारे भी जा चुके हैं। बड़ी हमारी तरफ से संवेदना है उनके लिए श्रद्धांजलि है कि हमने खुद 18 जनवरी को 2003 की बात है अगर आप भी कैनबरा में थे तो हमने खुद कैनबरा में ये भीषण बुशफायर देखी थी और मैं तो सफर किया था कैम्बा में रहते थे। चलिए उस वहां नहीं जाएंगे लेकिन उन सबको हमारी तरफ से संवेदनाएं लेकिन वो उसका असर एक्चुअली कैनबरा में हो रहा है। तो आज मैं बाहर पैट्रिक वाइट लॉन्स में हूँ तो यहाँ पे थोड़ी बहुत क्या कहते हैं कि वो आ रही है बदबू कह लीजिए या जो स्मोक की जो वो थोड़ा सा उसका असर है दिख रहा है। इट्स नॉट क्लीन ईयर तो AQI लेवल थोड़ा सा गिर गया है। दिल्ली जैसा तो नहीं है लेकिन कैनबरा वाले सांस ले सकते हैं। जी कैनबरा क्वीनबेन याज गोल्बन जो भी सुन रहा है प्लीज कम टू कैनबरा। उतना बुरा हाल नहीं है लेकिन हाँ अगर आप अस्थमा या किसी और बीमारी से सफर है तो प्लीज डोंट कम आउटसाइड बिकॉज़ थोड़े से स्मोक का आपको फील होगा आपको। लेकिन हाँ काइट फेस्टिवल की बात करें तो बहुत ही प्यारा काइट फेस्टिवल है एंड फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर जैसे बोलते हैं ना कि खाली भारतीय ही नहीं मैं ये देख रहा हूँ लोकल ऑस्ट्रेलियंस और हर कम्युनिटी के लोग यहाँ आए हुए हैं। पैट्रिक वाइट लॉन्स जो कि बहुत ही फेवरेट प्लेस है कॉमनवेल्थ प्लेस जहाँ पे हर कंट्री के झंडे लगे हुए हैं। नेशनल लाइब्रेरी के जस्ट बगल में तो अगर आप गूगल करेंगे नेशनल लाइब्रेरी उसके जस्ट बगल में है तो वहां पे आ सकते हैं। और यहाँ पे खाली काइट फेस्टिवल आपको बता दें जो आ रहे हैं इफ यू रजिस्टर बिफोर हैंड तो आपको फ्री काइट्स मिलेंगी। अच्छा हाँ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो जाके हमारे फेसबुक पेज पे जाएं उस पर लिंक है वहां जाके आप तो आपको फ्री काइट्स मिलेंगी। तो यहाँ लंबी लाइन भी लगी हुई है काइट्स मिल रही हैं। अच्छा लोग उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं बच्चे ज्यादा एंथुसियास्टिक लग रहे हैं और साथ में काइट के साथ साथ आपको स्टॉल्स भी हैं। देखिए डीजे भी शुरू हो गया है हमारे डीजे सनी इज इन द हाउस। अच्छा दैट्स गुड म्यूजिक चालू हो गया उनका। इफ यू बैकग्राउंड में पता नहीं सुनाई दे हाँ तो हल्का सा सुनाई दे रहा है। का पूरा इंतजाम है वी देसी ट्रक है
हाँ हाँ वो तड़का लगा रहे हैं। साथ में जो सबसे ज्यादा मनपसंद मोस्ट सोल्ड आइटम होता है चाहे मल्टीकल्चरल फेस्टिवल हो कि ट्विस्ट चिप्स ऑन द स्टिक। ओह यस या वो भी है, तो वो भी आप एंजॉय कर। आइसक्रीम की वैन दिख रहा हूँ मैं, फेरी फ्लॉस है। अच्छा साथ में हमारे सुशांत भाई हैं। सुशांत भाई एक पहले एक रेस्टोरेंट चलाते थे, सुशांत क्विजीन करके, बेलकोनन मार्केट्स में उनका हाँ तड़का लगता है रेस्टोरेंट है, तो वो उन्होंने भी स्टॉल लगाया हुआ है। और एक और स्टॉल है नेपलीज मोमो का। अच्छा तो खाने पीने का इंतजाम है। मेहंदी का भी स्टॉल देख रहा हूँ मैं। अरे तो तो अपना पिकनिक ले आइए, अगर यार दोस्तों अगर आप सुन रहे हैं तो अपना खाना पीने ले आइए। मौसम बहुत बढ़िया है, एब्सोल्युटली कोई ठंडक नहीं है, हाँ हाँ हल्की हल्की ठंडक है। एक विंड शीटर ला सकते हैं अगर आप। हवा बिल्कुल बहुत कम है। हाँ हाँ तो कल वाला जो गर्मी थी 40 डिग्री, वो हाँ। आज एकदम राहत है। जैसे बोलते हैं ना, ब्यूटीफुल कैनबरा है एकदम। बहुत ही धूप निकली हुई है, हाँ। बहुत बढ़िया आ रहा है। बहुत ही 20 डिग्री हो रहा है इस समय बाहर, लेकिन बहुत ही तो आपने तो बड़ा अच्छा माहौल बता रहे हैं वहाँ पर, जैसे बता रहे हैं खाने पीने पूरा ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तानी फेस्टिवल हो रहा है क्या वहाँ पर। इंडियन डीजे, इंडियन मल्टीकल्चरल, क्योंकि पतंगबाजी के लिए कोई धर्म ना जाति या कुछ की जरूरत नहीं है, कोई भी उड़ा सकता है। आप करते थे कभी पतंगबाजी जब आप इंडिया में थे? अरे मैं पतंग उड़ाने से ज्यादा पतंग लूटने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। पतंग लूटने का मजा ही अलग था। हाँ। भले ही वो आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे से ज्यादा कोई पतंग नहीं होती थी, लेकिन 20 पैसे भी खर्च नहीं करने होते थे। आप तैयार रहते थे कि किसकी पतंग कटी, और चिल्ला के, जैसे आपने भी, आप नॉर्थ के रहने वाले, भग काटा, भैया कट गई, चला लूटल जाई। तो वो बिहारी वे में तो बड़ा मजा आता। वो आई थिंक उसका वो 10-20 पैसे का सवाल नहीं था, एडवेंचर जो था उसके साथ, एडवेंचर था वो जो उसका अलग ही मजा था। हाँ, कन्नी बनाने का, काटने का, उसके बाद वो जो मांझा पे कांच भी लगाया। अरे हाँ, उसकी तो पूरी अपने आप में आर्ट हुआ करती थी मांझा बनाने की, भाई कैसे कटेगी पतंगे। तो बहुत पतंगों की तो बहुत यादें हैं, लेकिन हाँ आजकल पता नहीं यहाँ उतने जोश और जुनून से नहीं उड़ाई जाती है। हाँ हाँ यहाँ तो एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा उड़ाते हैं। हाँ। काटने कूटने का सवाल हो, काट देंगे तो साला वो केस ना कर ठोक दे हमारे पर। आजकल इक्वालिटी और वो हैरेसमेंट बुलिंग का जमाना है। और पतंगे भी अलग तरह की होती हैं यहाँ पर, जैसे हमारी तो वहाँ पर ये राइट, पतंगे बहुत ही वैरायटी की होती है, बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें पूंछ भी लंबी लंबी होती है। और खैर वो तो आजकल गुजरात में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, और यूपी बिहार में पतंगों का जो कल्चर है वो देखने बनता है। लेकिन हाँ, जो लोग गुजरात जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, वहाँ पतंगों का अलग ही रौनक रहती है। वहाँ तो पूरा अपना जबरदस्त फेस्टिवल होता ही है। बिल्कुल, एक या 2 दिन नहीं होता, महीनों चलता है। चलिए, तो दोस्तों आपको बता दें, इट्स फ्री एंट्री, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, गाइड्स आपको फ्री मिल सकती हैं, तो इसलिए आ जाइए। वेदर जैसे मैंने कहा बहुत ही बढ़िया है। इट्स ऑन द पैट्रिक व्हाइट लॉन्स, नेशनल लाइब्रेरी जो कि कैनबरा में है, वहाँ उसके बगल में है। तो बस कुछ नहीं करना है, आ जाइए, यहाँ एंजॉय कीजिए। नहीं भी उड़ाना आता है, कुछ नहीं है, तो आप रौनक का मजा ले सकते हैं। खाने पीना है, नाच गाना है, म्यूजिक है, बस। और मौसम अच्छा ही है। तो फर्स्ट डे आउट न्यू ईयर का आप बड़े हर्षोल्लास से मना सकते हैं। थैंक यू मनीष जी आपका जुड़ने के लिए। और वहाँ से अभी आप लाइव तो करेंगे ही जैसे ही अपना शुरुआत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ जैसे ही पतंगे थोड़ी सी आसमान में दिखाई दे, हाँ, I'll go live और आपको नजारा दिखाएंगे। तो जो लोग फेसबुक से जुड़े हैं, लगे रहिए, जल्दी 12 बजे के आसपास I'll go live। चलिए फिर आसमान अपने रंग बिरंगे रंगों से भर जाएगा। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। और जब तक मनीष जी फिर जब भी करेंगे, तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी। थैंक यू मनीष जी। थैंक यू, लगे रहिए, बाय बाय।
तो ये आपने मनीष जी की रिपोर्ट सुनी पैट्रिक वाइट लाइन्स पे जो काइट फेस्टिवल हो रहा है उसके बारे में। जाइए वहाँ पर और मज़ा लूटिए। पतंग तो लूटने का मौका नहीं मिलेगा, जैसे बताया यहाँ पतंग नहीं होती है, लूटने का मौका तो नहीं मिलता। सुनते हैं फिर जैसे यहाँ तो पतंगों के रंग तो नहीं, फूलों के रंग का गीत, नीरज जी का गीत फूलों के रंग से। देवानंद प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत। कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदनी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। आपने सुना ये फिल्म प्रेम पुजारी का गीत, और लिखा था नीरज जी का, जिनका जन्मदिन था 4 जनवरी को, 101वां जन्मदिन। बातचीत कर रहे हैं हम एक और विषय पर जो काफ़ी रहा था। आइए सुनते हैं पहले उसके बारे में एक जिंगल। इसे सहन ना करें। कैनबरा एक महान शहर है, लेकिन नस्लवाद यहाँ एक समस्या हो सकता है। आपको नस्लवाद सहन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नस्लवाद या अपमान का अनुभव करते हैं तो ACT मानवाधिकार आयोग को कॉल करें। आप हमें काम पर, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते समय या सार्वजनिक स्थानों पर या सरकार से निपटते समय होने वाले नस्लवाद के बारे में कॉल कर सकते हैं। आयोग स्वतंत्र है, निःशुल्क है और गोपनीय है। ACT मानवाधिकार आयोग को 6205-2222 पर कॉल कर सकते हैं। राष्ट्रीय दोभाषिया सेवा के माध्यम से
कॉल करने के लिए 131-450 पर कॉल करें। ईमेल करने के लिए human.rights@act.gov.au पर संपर्क करें और शिकायत फॉर्म भरने के लिए ये थी आपने www.hrc सुनी रेसिज्म के ऊपर जो है एक घोषणा। जी हाँ, रेसिज्म को हमें सहने की ज़रूरत नहीं है, रेसिज्म के खिलाफ खड़े रहने की ज़रूरत है। और 2025 में हमें कई ऐसे देखने को मिले कि ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म आ रहा है की समस्या है, क्योंकि आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में मास माइग्रेशन के खिलाफ रैलीज हुए हैं, लेकिन उसके पीछे एक अपने आप में एक अंडरटोन थी रेसिज्म की, खास करके भारतीयों के खिलाफ में। तो इस रेसिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ आवाज़ अभी हाल ही में आपने एशेज़ के सीरीज़ में सुना होगा। उस्मान ख्वाजा जो जाने माने क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान में जन्मे थे और मुस्लिम क्रिकेटर हैं। पहले एक तरह से देखा जाए तो पहले कलर्ड क्रिकेटर हैं जो ऑस्ट्रेलियन टीम में खेल रहे थे, और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की। और बहुत ही अच्छा उनका करियर था। उन्होंने 88 टेस्ट मैच खेले और काफ़ी एलिगेंट टेस्ट क्रिकेटर माने जाते थे। लेकिन उन्होंने अपनी रिटायरमेंट स्पीच में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने महसूस किया कि वो हमेशा थोड़ा सा अलग अलग कहते थे। उनका ये कहना था कि पूरे करियर में मुझे मेरे पाकिस्तानी मूल और मुस्लिम पहचान के कारण कई बार अलग नज़र से देखा गया, और उनको कई बार अनफेयर जो है क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। पिछले जब इस एशेज़ की सीरीज़ में वो इंजर्ड हुए थे, तो मीडिया और कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने बिना पूरी जानकारी के सवाल उठाए, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वेस्ट इंडियन या अक्सर स्वार्थी, मेहनत न करने वाला और टीम की परवाह न करने वाला बताया जाता है। ये सब उन्होंने महसूस किया कि पूरी ज़िंदगी में, हालांकि वो एक सफल क्रिकेटर थे, देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें बहुत कुछ दिया था, लेकिन उनको ये महसूस होता रहा कि उनको एक तरह से अलग तरीके से उनके साथ बिहेवियर किया गया। उनको एक तरह का आलसी, गैर जिम्मेदार और टीम के लिए न खेलने वाला बताकर पेश किया गया, और वो ये मानते थे कि एक तरह का रेसिस्ट स्टीरियोटाइप था। ख्वाजा ने कहा कि ये जब एशेज़ की सीरीज़ के पहले उन्होंने गोल्फ खेली थी, उसकी वजह से उनकी पीठ में स्पेस्म हो रहे थे, तो उन्होंने एशेज़ के टेस्ट मैच में भाग नहीं ले पा रहे थे, तो उनको लोगों ने कहा था कि ही वॉज बीइंग सेल्फिश। तो उनका कहना था कि मैं दर्जनों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां खिलाड़ी मैच से पहले गोल्फ खेलते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन उन पर कोई सवाल नहीं उठा। कई खिलाड़ी मैच से पहले 15 बियर पीते हैं, फिर भी कोई मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलियन लैरिकन्स कहा जाता है। और जब मैं इंजर्ड हुआ तो मेरी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए गए। तो ये महसूस होता है कि जो है चाहे किसी भी स्तर पर हो, एक तरह का रेसिज्म का अंडरटोन होता है, और ये हम सभी की थोड़ा बहुत अनुभव रहा है, और ज़रूरी है कि हम इस रेसिज्म के ख़िलाफ़ खड़े हों। तो इसके बारे में हमने बातचीत की थी मधुमिता अयंगर जी ने अयंगर के साथ। उन्होंने एक तरह का एक रेसिज्म एक्शन नेटवर्क बनाया है, और उन्होंने बहुत ही अच्छी कुछ इस बातचीत में अच्छी बातें कही थी। उस बातचीत का भी एक अंश आपको मैं सुनाता हूँ। आपने बात सही कही कि जो है माइग्रेंट्स के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है ढंग से, और उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अब जो अभी हुई थी एंटी माइग्रेशन रैलीज, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि दिस रैली वाज अबाउट माइग्रेशन नंबर्स, नॉट अबाउट रेस। सो ये इसमें देयर इज सम काइंड ऑफ अ ट्रूथ देयर दैट हाई माइग्रेशन की वजह से कुछ लोगों को महसूस होता है कि हाउसिंग क्राइसिस या मैं बोलने वाली थी और सर्विसेज जो है वो है। वाली थी। सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट कि कहाँ जो है लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं और कहाँ ये रेसिज्म आ जाता है बीच में? हाउसिंग क्राइसिस तो है, हाउसिंग क्राइसिस हो रहा है, जो इसीलिए मैंने होमलेसनेस की बात बोला है कि because of the housing crisis, the housing sector prices have really moved up, drastically. So for ordinary people, it's now next to impossible to acquire a home on their own.
and particularly if they are working in a low wage sector, it is very difficult for them to have their own home. And I think Australian society में mainstream में having a place of your own ये बहुत मायना रखता है. It's kind of part and parcel of their societal system, and that's where it is hitting them. But instead of looking at the solution, they are trying to target the migrant communities as you know, as if they are creating the problem. Now, that is a policy. I would say it's the poverty of policies. How to address this housing crisis. आप अगर जब fear होता है तो किसी ना किसी तरह तो उसको को निकालना ही होता है ना. And most of the time people don't like to look at, हम बोलते हैं ना, अंदर की तरफ झांक के देखो. कोई अपने तरफ अंगुली नहीं उठाते, हमेशा दूसरा कोई ढूंढना चाहिए, दूसरा कोई बंदा ढूंढना चाहिए जिसको आप स्केपगोट करो. हाँ, स्केपगोट करो. और ऊपर से ऑल सेड एंड डन इंडियंस लोग, हम लोग बहुत पीस लविंग है, हम अपने मतलब से काम रखते हैं, तो हमको टारगेट करना आसान है. अच्छा, क्योंकि हम लोग रिटेलिएट नहीं करते ना. आपने तो ये बात सही कही कि वी आर अ पीस लविंग कम्युनिटी. मैं एक दूसरा पॉइंट इस मामले में रेज करना चाहूंगा. हाँ, आप मल्टीकल्चरल फोरम की चेयर हैं, और मल्टीकल्चरलिज्म जहां तक सवाल है, ऑस्ट्रेलिया में हम सभी कल्चर्स जो हैं को एग्जिस्ट कर रही हैं. कहीं हम लोग जो हैं, इंडियन ऑस्ट्रेलियन की मैं अपनी बात करना चाहूंगा कि जब ये मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं, अपनी कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने की बात करते हैं, whether we are going too far, जहां हम अपने फेस्टिवल्स बड़े जोर शोर से सड़कों पर मना रहे हैं, और क्रिकेट मैच में इंडियन क्रिकेट टीम को जोर शोर से सपोर्ट कर रहे हैं, not realizing that there are other cultures also around us, or we should be respect, or we should have some obligations towards them. ऐसा कुछ हो, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? Absolutely, I agree with you, not 100%, 1000%. अच्छा. इनफैक्ट मैं कोई इंडियन लीडर के साथ, हमारे कम्युनिटी के कोई जाने माने इंडियन लीडर के साथ ही मैं इसी मामले में ही बात कर रही थी. मैंने बोला कि हमारी भी गलती है, बिकॉज वी आल्सो हैव टू एसिमिलेट. देखो, आपके घर में कोई आए हैं और आपके किचन में जाके बोले कि नहीं, हमें ये नहीं, आप ये नहीं खाना बना सकते हो, हमें ये खाना पसंद है. हाँ, आपके घर में सोफा इधर नहीं होना चाहिए, सोफा यहाँ होना चाहिए, या तो नहीं, आपका ये कलर मुझे पसंद नहीं है, आपने जो कुशन डाला है दूसरे कलर का कुशन डालो क्योंकि वो मुझे पसंद है. तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, हम लोग तो सब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अपने मर्जी से आए हैं, किसी ने तो हमें न्योता देके या फोर्स करके नहीं लाए ना. So I feel that when we have come to this country on our own, we have chosen this country for some reasons, because it's a peace living, whatever, peace loving, it's a beautiful country, whatever it is. There was कुछ तो घर में कमी था, अपने घर में तो कुछ कमी था, तभी तो अपना घर छोड़ के इधर आके घर बसाया है ना. So I feel that this is our responsibility too. Like, as I said, that the narratives have to be corrected about our contribution. At the same time, the assimilation, that how we integrate with the mainstream community, we have to focus on that as well. हमें, हाँ, ये जो आपने बोला एकदम सही बात. ये ऑस्ट्रेलिया में जब इंडियन क्रिकेटर्स खेलने के लिए आए, वी आर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स नाउ, ठीक है, हम यहाँ के बेनिफिट्स ले रहे हैं, बट वी आर चीयरिंग अप फॉर इंडियन क्रिकेटर्स इन फ्रंट ऑफ देम. ठीक है, हमारा तो एक तो रहेगा ही हमेशा, बट वी शुड नॉट ओवरडू इट. वो कैसे हमें मानेंगे कि हम उनके साथ है? जी. We also have to adapt. We also have to accept the culture instead of imposing our culture on them. मधुमिता जी, हमने ये तो माना कि जो है रेसिज्म की प्रॉब्लम है,
लेकिन किस तरह से इस रेसिज्म को रोका जाए, किस तरह से इसको बदलाव लाए जाए? क्या इसके लिए एजुकेशन प्रोग्राम्स की जरूरत है? क्या लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है? किस तरह के कदम उठाने चाहिए? कोई एक नहीं, काफी सारे चीज करना पड़ेगा because racism तो it doesn't happen in one form. As I was telling you, when we did the survey, we found, we asked people that where they have experienced racism, and it was mind-boggling that more than 70% people they have faced racism at workplaces. Okay. And then 49% of people they experience racism at public places. And then about 43% they experienced at educational institutes like schools, universities, research centers, those. And about 32% they have experienced racism with the essential services like police, like health, like other kinds of essential services. So that means it's pervasive. It's like everywhere. And given that, it's not that one aspect or one कोई एक तरीका के organization বা एक तरीका के reform you can think of. If you have to eliminate racism, which now I personally think domestic violence and racism, these are certain things you can never eliminate. You can only reduce the incidence. But even if you can reduce the incidence, that's a good outcome. Because elimination people talk about, but that's not going to happen because it's also it's not related to so much always to the race or other things. It's the perception. People carry perception. It's subjective. If people carry perceptions in their mind, it's a perception they believe in. And they act out of their perceptions. तो वो discrimination जो है ना, वो रहेगा ही. आप इंडिया में भी देखो, हम जहाँ पे इंडिया तो सबसे बड़ा मल्टीकल्चरल कंट्री है, वहाँ पे भी हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं. देयर इज जेंडर बायस, देयर इज कास्ट बायस, हर तरीके के बायस होता है क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग्स आर मेड लाइक दैट. हमेशा वी डोंट वर्क हमेशा ऑब्जेक्टिवली. वी सब्जेक्टिविटी रूल्स ओवर ऑब्जेक्टिविटीज quite often because we are human beings have emotions, and emotions could be bad, could be good. So bad emotions hoga to naturally bias kam karega, hai na? So that can never be eliminated, but to humne kya we have called it 5 pillars. The pillar 1 is policy reform and enforcement. Because, as I said, that 51% of respondents did not report racism at all in our survey respondents. वो सबसे बड़ी समस्या है कि अनरिपोर्टेड रेसिज्म लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, मानते हैं कि एक्शन ही नहीं लिया जाएगा. हाँ, वो भी तो एक परसेप्शन है ना, वो भी तो एक बायस है ना कि आप पहले ही आपने मान लिया है कि मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं. ठीक है ना. तो दिस इज वन थिंग. नॉन रिपोर्टिंग, ये बोथ, ये डोमेस्टिक वायलेंस में भी होता है, रेसिज्म में भी वही होता है. पीपल वर्क आउट ऑफ देयर परसेप्शन. ये परसेप्शन को चेंज करना है. एंड इसीलिए आप जो एजुकेशन की बात बोल रहे थे ना, दैट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट नैरेटिव्स, दैट चेंजिंग द नैरेटिव्स, गिविंग पीपल दैट एजुकेशन टू चेंज द नैरेटिव्स, टू सी द ऑब्जेक्टिविटी मोर ऑफन देन लेस. That should be the first kind of, I can say, the job of a community or the community organizations. हमारा तो यहाँ पे 200 से ऊपर मल्टीकल्चरल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस है ACT में. बट कितने लोग बात करते हैं रेसिज्म के बारे में एट ए कम्युनिटी लेवल? इट्स अ टैबू. हम जाके हमारा कल्चर है, खाना है, फेस्टिवल है, वो करते हैं. बट ये जो इश्यूज है, हम लोग में एक फीलिंग होती है, वी डोंट वांट टू स्टर द पॉट, अपना चुपचाप बैठे रहो, सीरियस इश्यूज पर बात नहीं करो ना. बिल्कुल नहीं. वो तो हमारा बस का बात नहीं है. दैट इज व्हाई इसके बारे में बात करने की क्या फायदा, ये इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है. तो ये जब हम सब अगर ऐसा सोचे कि कुछ होने वाला नहीं है, तो चेंज कहाँ से आएगा? जी.
ये गांधी जी ने बोला ना कि बी द चेंज योरसेल्फ, इफ यू वांट टू ब्रिंग ए चेंज बी द चेंज योरसेल्फ। तो वो चेंज हमें खुद को होना है, खुद से अंदर से आना है कि हमें कुछ करना है, हमें एटलीस्ट वी नीड टू रेज आवर वॉइस। एक बार एक जना वॉइस रेज करे तो यू विल सी दैट और 2 जना भी आ रहे। अच्छा, आपको मैंने बोला ना लोग रिपोर्ट नहीं करते, इसमें 49% लोग ने रिपोर्ट किया है, 51% did not. Now, out of 49% जो रिपोर्ट किया है, they also said where all they have reported, like what was the site of racism they have experienced. उसमें भी workplace has come out as the major, place as a site of racism experience. And what the complaint, so most of these people, they have complained to their employers. And those people, out of that 87% who have complained, who have reported their racism experience, out of that 87% were dissatisfied. आपने सुना ये बातचीत का अंश मधुमिता जी के साथ, जिनके साथ इस रेसिज्म के ऊपर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। और जैसा कि बातचीत में हमने बातचीत में ये कहा गया कि ये रेसिज्म के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। रेसिज्म के बारे में रिपोर्ट नहीं करते हम लोग कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़रूरी है कि रिपोर्ट करें, और साथ ही साथ ये भी सावधान रहें कि हमारा अपना बिहेवियर भी किस तरह से है। तो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। आशा है कि आपको पसंद आई होगी इस बातचीत का थोड़ा सा अंश। जैसा कि मैंने बताया, पिछले साल इस मधुमिता जी के साथ पूरा इंटरव्यू हुआ था। और इस समय कैनबरा में बहुत कुछ हो रहा है। आपको मालूम ही है कि लोहरी फेस्टिवल हो रहा है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल सेंटर में ट्यूसडे 13 जनवरी को 6:30 बजे से लेकर भजन, आरती, भोजन प्रसादम वगैरह होगा लोहड़ी के फेस्टिवल पर। और मकर संक्रांति, जी हाँ, 14 जनवरी को हमेशा मकर संक्रांति होती है। एक ये ऐसा त्यौहार है जो हमेशा 14 जनवरी को ही पड़ता है, और वो भी हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल सेंटर में 6 बजे से शाम को 6 बजे से होगा। और इसमें पूजा और दीपाराधना, भजन, भोजन प्रसादम भी होगा। और साथ ही साथ वसंत पंचमी भी ज़्यादा दूर नहीं है। वसंत पंचमी है 23 जनवरी 2026 को, और वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का परंपरा है, और वो भी हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल सेंटर में शाम को 6 बजे से होगी। और बच्चों के लिए भी विद्या आरंभम पूजा होगी, जहाँ नया सेशन भी शुरू हो रहा है बच्चों का। और 23 जनवरी को हो रही है सरस्वती पूजा। बच्चों का अपना स्कूल जाने से पहले एक तरह से सरस्वती पूजा करना, एक विद्या आरंभम करना, वो भी ज़रूरी है इसमें। और बाद में हमेशा की तरह भोजन प्रसादम होगा। और साथ ही साथ आपको मालूम है कि 10 जनवरी को था हिंदी दिवस, और इस हिंदी दिवस को इस बार बड़े ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। और वो लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक तरह हाई कमीशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस ऑफ एसीटी और रेडियो मनपसंद प्रेक्षा आर्ट एंड कल्चर के साथ एक ड्रामा जो है आकांक्षा इसका नाम है, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। यह बहुत ही अच्छा ड्रामा है। ये सिडनी में तो हो चुका है, अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं यहाँ पर कैनबरा में। हो रहा है ये 18 जनवरी 2026 को। समय है 3 बजे, और जगह है गंगालेन कॉलेज का थिएटर, जो कि 23 गोजार्ड स्ट्रीट गंगालेन। और सबसे बड़ी खुशी की बात आपको जानकर होगी कि इसकी एंट्री फ्री है। जी हाँ, बिल्कुल निःशुल्क है, और इतना अच्छा ड्रामा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ कैनबरा में। और आकांक्षा ये जो है फ्री है, लेकिन आपको केवल इतना करना है कि अगर आप अपना स्पॉट सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जगह रजिस्टर करना चाहते हैं, तो रजिस्टर करें। जो एक हमने अपने फेसबुक पेज पे लिंक दिया हुआ है विश्व हिंदी दिवस का, उस पर आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और ये प्ले जैसा कि बताया कि 18 जनवरी को 3 बजे हो रहा है। सो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्ले भी होगा। तो बहुत कुछ हो रहा है आपके शहर कैनबरा में। फ़िलहाल जब हिंदी दिवस की बात हो रही है, तो आइए एक और गीत सुनाते हैं आपका, जो कि लिखा है जाने माने कवि जो हरिवंश राय बच्चन हैं, और उन्होंने लिखा था
और गाया, जैसा कि मैंने बताया कि हम बात कर रहे हैं येसुदास जी की। येसुदास जो अपनी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं और अपनी मखमली आवाज़, और उन्होंने न केवल फिल्मी गीत, शास्त्रीय गीत, भक्ति गीत, सब में उन्होंने महारत हासिल किया। और न ही केवल हिंदी में, हिंदी तो खैर उनकी भाषा भी नहीं थी, मलयालम, तमिल, हिंदू, तेलुगु जैसी कई भाषाओं में 50,000 से अधिक गाने गाए हैं और पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान प्राप्त किए हैं। और उन्होंने एक बार तो ये कहा, बस बहुत अवार्ड्स हो गए, मुझे ज़्यादा अवार्ड्स नहीं चाहिए। तो वो जो है एक बड़े अपने आप में, हमारी हिंदी फिल्मों में तो चितचोर, स्वामी, साजन बिन सुहागन जैसी फिल्मों के गानों में से हिंदी गानों में बड़ी गहरी छाप छोड़ी है। और ये गीत जो आप सुन रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन का है, और इसमें हिंदी के जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं और जिस एक मधुर गीत है, वो उसका आनंद ही अलग है। कोई गाता मैं सो जाता, बहुत ही सुंदर गीत आप। कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। संस्कृति के विस्तृत सागर पर, सपनों की नौका के अंदर, सुख दुख की लहरों पर उठ गिर बहता जाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। आशीष हथेली में भर कर, कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। बरसाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, मैं सो जाता, मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता। जी हाँ, ये गीत कोई गाता मैं सो जाता और हरिवंश राय बच्चन का गीत और येसुदास की आवाज़ में हमारे जो मनपसंद श्रोता हैं वो सुरेंद्र शर्मा जी, उनका जब भी मैसेज मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। वो कह रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर,
थैंक यू वेरी मच फॉर एन एक्सेलेंट इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग प्रोग्राम. लगे रहो तड़का लगा के. जी हाँ, लगे रहिए तड़का लगा के, सुनते रहिए हमारा रेडियो मनपसंद कार्यक्रम जब भी आपको समय मिले, और हमसे भी जुड़ते रहिए. और आपको सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं. नया साल आपके लिए खुशियां लाए और बहुत कुछ आपके जीवन में लाए. जैसा कि मैंने कहा कि आज के कार्यक्रम में हम लेकर आ रहे हैं जो बातचीतें हुई पिछले 2025 में. मैंने जो विभिन्न गेस्ट के साथ बातचीत की, उनकी बातचीतों के कुछ अंश आपको सुना रहा हूं. और एक ऐसी ही बातचीत का अंश मैं सुना रहा हूं. एक एम्बीज चाय जो यहाँ पर कैनबरा में भी है, पहले तो किंगस्टन में थी, अब वो ANU में है. उनकी भी कहानी बड़ी, एम्बी जो है वो बड़ी रोचक है. वो एक कारपोरेट वर्ल्ड में काम करते थे और उसको छोड़कर उन्होंने जब देखा कि मसाला चाय का एक अपना ही मज़ा है, हम सभी को मालूम ही था, और उन्होंने तय किया कि सभी ऑस्ट्रेलियंस को भी इंट्रोड्यूस किया जाए. और वो एम्बिस चाय अब एक काफ़ी, जहाँ तक सिडनी में काफ़ी आइकॉन बन गया, यहाँ पे भी बनता जा रहा है. आइए उनके साथ उनकी कहानी का थोड़ा अंश सुनते हैं. Welcome, Ambi, on our program. Welcome. Sat Shri Akal, Namaskar. Sat Shri Akal. Just tell us about yourself, Ambi. Okay, so Kishore, I don't know how far back you want to go, but I was born in Kenya, in East Africa. Yeah. My parents left Punjab in the late 1940s, and we all grew up in Kenya, Zambia, South Africa, and then spent a little bit of time in the UK. I came to Australia nearly about 25, 28 years ago. Right, okay. And worked in various companies, corporates, and then eventually started my own business in regards to the chai, which just started about 6 years ago. It was meant always to be something that I would do on the side and have some fun, and not really, and take the seriousness of working in a corporate environment where we could meet people, meet friends, slow life down a little bit. And that's how it started. And it was also very much at the push of the women's hockey team that I coached for about 10 years here in Sydney. So many of them fell in love with the chai that I used to bring down to the training grounds. And that's been basically been the origins of Ambi's chai. I started off with 1 or 2 flavors, and they fell in love, and then it expanded, and now we've got chais that are named after those Spice Girls. That's what I call them. But that's where we've now ended up. And 6 years down the track, it's been an amazing. And I'm feeling the challenges mounting, but it's been wonderful. Yeah, so you just mentioned about the origin. I was going to ask that question. You briefly mentioned that. How was that journey? Obviously, you started it as a hobby. Now it has become a full-fledged business. Yeah, so when I started it, this was a year before COVID hit, or actually it was in the same year that COVID hit. It was always meant to be something that I was going to give me the chance to get away from the work that I was doing, the humdrum of life. And on the insistence of one of the hockey girls, her name is Ashley, she's actually on the chai menu as well, right? Constantly plagued me and said to me that, look, we're missing your chai. We really miss your chai, because I had stopped coaching. And can you do something about it? And at the whim and a fantasy of just one day driving by, I saw this little sliver of a space being leased out. Yes. And I stopped, pulled over, and I said, you know what, I'm just going to do it. Yeah. And that's exactly what I did. I just rang the guy, booked the place, leased the place. It took me 6 months to get it up, because I'm not a hospitality person. I don't know anything about food or hospitality. And then COVID hit. Yes. So it started being a little bit popular. People would come and look at me and say, oh, do you have coffee? And I would chase them down the street and say, no, this is a chai bar. And this is where you slow life down. You have a cup of chai, you meet people, you get to socialize. And that's where it started. And once COVID hit, we grew exponentially. Yes, because people had nowhere else to go. And this was the only spot that stayed open. All right. And I think we managed to grow every month from then on. And, quite frankly, there's been no looking back.